मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली का वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन कर रहा है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष की पूजा की जाती है, जिसको संपर्क कर सकता है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में एक लगभग 60 साल के आयु के पुरुष का प्रश्न आया कि गुरुजी, मैंने पूरी उम्र भर जितना मैं बन सकता था मैंने काम किया, लेकिन मेरे जीवन में सुख क्या होता है वो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने जैसे जैसे बताया, मैंने बहुत उपाय भी किए, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ मैं ऐसे ही रह गया और मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। आपका वीडियो देखा तो सोचा मैं आपसे भी पूछ लूं क्या है। दर्शकों, बात करते हैं जो मैंने उसकी कुंडली में देखा है, उसके सामने आपको विचार रखने के लिए कुछ आपका भी मार्गदर्शन हो। आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। मेरा मनोबल ऊंचा होता है और आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरी कुछ ज्ञान का और प्रोत्साहन देता है। अगर आप लोगों को मेरे को वीडियो अच्छा लग रहा है, खराब लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के कुंडली में महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे जो मैंने देखा है और मैं पत्रिकाएं देखता हूं, उसमें मैं आमतौर पर अमूमन देखता हूं। एक तो अभी हमारा समाज आधुनिक में पढ़ लिख तो गया है, लेकिन फिर भी अभी काफी कुछ ऐसे हैं अपनी संतान की कुंडली लेकर के मेरे पास आते हैं, और जब मैं माता पिता का जन्म का डिटेल पूछता हूं तो कह देते हैं मालूम नहीं। उसमें भी बड़ी परेशानी आती है। कुछ को मालूम है तो वो ध्यान नहीं देते, उसको ध्यानपूर्वक देखते ही नहीं। वो दोष छोटा सा तो है लेकिन चिंगारी बन के उभर जाता है। मालूम है लेकिन उसको कोई देखता नहीं, और हमारे धर्मगुरु भी, हमारे पंडित जी भी उस चीज को ध्यान नहीं देते। लेकिन वो कहने में तो दोष छोटा सा रहेगा, हल्का सा रहेगा, लेकिन वो चिंगारी का रूप धारण करता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या है ऐसे योग जो अनबुझे प्रश्न रह जाते हैं, दिखाई देता है लेकिन उनको नेग्लेक्ट करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी जो है, एक्सप्रेस राजधानी गाड़ी छोटे स्टेशनों को छोड़ जाती है। इस तरह से उन ऐसे छोटे छोटे दोषों को कोई देखता नहीं है और बाद में वो चिंगारी रूप धारण कर लेते हैं। क्या है वो? एक नक्षत्र दोष। एक नक्षत्र दोष क्या होता है? एक ही नक्षत्र में, एक ही परिवार में दो सदस्यों का जन्म हो। पति पत्नी का उसमें शामिल नहीं है, वो पिता पुत्र का हो सकता है, मां बेटे का, मां बेटी का, यानी संतान का और माता और पिता के साथ दोनों में से अगर दोनों का नक्षत्र एक ही है तो उसको नक्षत्र दोष कहा जाता है। इस दोष के कारण जो छोटा सदस्य है उसको बड़ी परेशानी आती है। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि मान लिया कोई दंपति मेरे पास पत्रिका लेकर के आई, उसके पास बेटे का तो जन्म डिटेल सब है, उसका नक्षत्र मान लिया जाए कुछ भी है, चाहे मूल नक्षत्र मान लो, कोई भी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। उसके बाद जब 1 डिग्री हो जाती है तो दूसरा नक्षत्र आ जाता है और उस समय में बहुत भी अंतर आ जाता है। उसके साथ साथ अगर माता पिता से पूछा जाए कि भाई आपका क्या है नक्षत्र, हमको तो मालूम नहीं, हमको यही नहीं पता कब हुए थे, माता पिता ऐसा बताते थे ऐसा बताते थे, बात नहीं हिलती। एक तो वहां पर मजबूरी हो जाती है, उसका कोई उपाय हमारे पास है नहीं, ना किसी के पास है। वो ये समझो वो जो भी अशुभ प्रभाव होगा ले रहे। लेकिन कुछों की तो आजकल जो है ना, काफी पढ़े लिखे, कुछों की तो होती है लेकिन उसको ध्यान ही नहीं देते। बच्चे के बारे में पूछने के लिए चले जाते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं देते। अगर एक नक्षत्र हो तो मान लिया पिता का एक नक्षत्र है और पुत्र का भी एक नक्षत्र है तो पुत्र को बड़ी परेशानी आती है। माता का भी वही नक्षत्र और संतान का भी वही नक्षत्र है तो संतान को बड़ी परेशानी आती है। एक ही समय पर दो बच्चे पैदा हो तब ऐसी स्थिति आ जाती है, और माता के साथ संतान का, पिता के साथ संतान का ऐसा आ जाता था। यह एक पैतृक अभिशाप माना जाता है। एक नक्षत्र दोष अभिशाप है, उसके शांति कराना बहुत जरूरी है।
आप अंदाजा लगाइए, आप अगर जिसमें से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कितने आदमियों ने इसको विचारा, कितने आदमियों ने अपने संतान के लिए तो विषय में पूछा, लेकिन अपने बारे में पूछा क्या नक्षत्र है। ध्यान रखिए, हमेशा इस चीज को पहले ध्यान दीजिए। उसके बाद भी हमारे कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, वो नक्षत्र अशुभ, उनके चरण अशुभदायक होते हैं। मूल नक्षत्र की बात ही छोड़ दो, मूल नक्षत्र का तो एक अलग ही अध्याय है, मैं उसकी बात नहीं बताता हूं। जैसे कि पूर्वाषाढ़ है, हस्त नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र है। अच्छे नक्षत्र माने गए हैं, लेकिन ये क्रूर है, अनिष्ट का प्रभाव देने वाले होते हैं। इनका क्या प्रभाव है? अगर बालक का हस्त नक्षत्र पूर्वाषाढ़ में 1 चरण है तो माता के लिए, 2 चरण है पिता के लिए, 3 चरण है मामा के लिए, 4 चरण है खुद स्वयं के लिए, वो हानिकारक है। कोई नहीं देखता है इस बात को, कोई नहीं देखता है। और हस्त नक्षत्र है तो पहला चरण स्वयं को, दूसरा माता को, पिता को और मामा को, उसके बाद पुष्य का भी इसी तरह से, यानी ये हानिकारक है। पूर्वाषाढ़, हस्त नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, इनके गंभीर दोष होते हैं, उपाय करना चाहिए। उसके बाद आते और भी कठोर नक्षत्र चरण है जो हानि करते हैं, बहुत ही कठोर चरण है। जैसे उत्तर फाल्गुनी चरण 1, अश्लेषा चरण 3, चित्रा चरण 4, रेवती चरण 3, कृत्तिका चरण 2 और कृत्तिका चरण 3 चरण। ये अगर पुत्र है तो पिता के पक्ष में हानिकारक होते हैं, और कन्या है तो माता के पक्ष में हानिकारक होते हैं। वो हमको दिखाई नहीं था, लेकिन हानिकारक होते हैं। अब समझो तो इस चीज को, क्या मैं, अगर जिसने भी इस चीज को विचारा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए कि आपने कभी देखा है। हमने बहुत अध्ययन किया है, ये विद्वानों का मत रहा है, और मैंने इस चीज को हमेशा देखता हूं। जो मेरे पास पत्रिका दिखाने के लिए आता है, मैं पहले पूछता हूं। उसके बाद इससे भी बहुत ही ऐसे नक्षत्र हैं कि उनका इतना भी प्रभाव हो सकता है, पिता की अकाल मृत्यु भी करा सकते हैं। ऐसे नक्षत्र हैं, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैंने पहले भी 1-2 बार बताया है वीडियो में, काफी दिन हो गए, तो जो कुंडली आई है उसमें भी ऐसा ही है। कौन से नक्षत्र हैं जो पिता को इतना कष्ट देते हैं, उसकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है? वो कौन से नक्षत्र हैं? पिता की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, यानी पिता को इतना कष्ट मिलता है। कौन से नक्षत्र है? करक लगन हो और पुष्य नक्षत्र हो। करक लगन यहां पर 4 लिखा होता है और करक नगर है, तो चंद्रमा भी वहीं पर ही होगा, पुष्य नक्षत्र होगा। तो ऐसे नक्षत्र वो उसके पिता के लिए इतना दोषी होता है, इतना कष्टकर होता है, और यहां तक कि उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा है कन्या लगन और हस्त नक्षत्र। यहां पर 6 लिखा हो तो जरूरी बात है चंद्रमा वहीं पर ही होगा। कन्या लगन होगा और हस्त नक्षत्र होगा तो लगन में ही चंद्रमा आएगा, वो भी पिता की अकाल मृत्यु तक करा सकता है, यानी पिता को इतना कष्ट होता है। आप विचारिए, अगर कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है, मालूम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी। उसके बाद आता है धनु नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। यहां पर 9 लिखा हो, 9 का मतलब धनु राशि है, और चंद्रमा भी यहीं पर ही होगा, और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हो तो वो भी पिता की अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। ये नक्षत्र दोष दिखाई नहीं देते, और मुझे मालूम है साधारण तौर पे इनको कोई नहीं देखता, लेकिन ये दबे हुए और बाद में चिंगारी का रूप धारण कर लेते हैं, और आशा और परेशानी होती है। जो मेरे पास कुंडली आई है, देखने में छोटा दोष, परंतु किसी चिंगारी से कम नहीं है। जातक का जन्म 8 सितंबर 1964 शुक्ल पक्ष 3 हस्त चरण 2 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ, चंद्रमा 16-15 डिग्री लेकर के हस्त नक्षत्र में, कन्या लगन है, हस्त नक्षत्र है, लगन में हुआ। ये होता है इस तरह से कन्या लगन, वहीं पर चंद्रमा होगा, हस्त नक्षत्र है। द्वितीय चतुर्थ भाव में केतु 4 डिग्री लेकर विराजमान है, और छठे भाव में शनि 7-14 डिग्री के आधार है, और 9 भाव में गुरु 2-41 मृत अवस्था में है, और 10वें भाव में राहु 4-41 लेकर के है, एकादश भाव में शुक्र 6-32 और मंगल नीच का 2-12 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में मंगल है। द्वादश भाव में सूर्य अपनी राशि में 22 डिग्री लेकर के बलवान है, बुध 11 डिग्री 54 लेकर के अस्त है, लेकिन बुध गुरु सूर्य से 10 डिग्री के अंतर पर है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, अगर सूर्य से उसका कम से कम 10 डिग्री पर है, तो वो कुछ ना कुछ उसको प्रभाव देता है, एकदम अस्त नहीं माना जाता, प्रभाव रहता है, कमजोर तो रहता है। ये बात मान लिया कि अस्त तो है, क्योंकि अगर मान लिया यहां पर 1 डिग्री और बढ़ जाएगी तो अस्त हो जाएगा,
तो माइनॉरिटी वाली बात है, तो इतना कुछ अस्त नहीं है। और बुध के लिए तो अगर 10 डिग्री सूर्य से दूर है तो अस्त में अस्त तो है, तो हल्का तो रहेगा, लेकिन ऐसा कहने वाली बात नहीं रहेगी। तो बुध लग्नेश है, और बुध दसम भाव का स्वामी भी है, दसम भाव का स्वामी भी है, लग्नेश का स्वामी है, द्वादश भाव में सूर्य के प्रभाव में है। कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रभाव तो दे रहा है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है। यह स्थिति रही। और शनि की महादशा चल रही है 29/12/2010 से लेकर के 29 तक, और शनि शतभिजा नक्षत्र में है। परेशानी आ रही है। क्या परेशानी आई है? जातक के पिता की छोटी आयु में ही एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। देखिए क्या योग है। पहले हम सूर्य को ही देख लेते हैं। सूर्य, दर्शकों, किसी भी कुंडली में सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य शासन, प्रशासन, पिता का कारक, आत्मा का कारक, आयुक्ता का कारक है, और द्वादश भाव में स्वयं की राशि में है। और द्वादश भाव दंड का भी भाव है, सेवा सुख का भी भाव है, कष्टों का भी भाव है, विदेश का भी भाव है। राज और पिता के विषय में घोर कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कैसे जातक के साथ में, बिना अपराध कोई दूसरा करे और दंड उसको भुगतना पड़े, ऐसा भी होता है। अपराध कोई दूसरा कर रहा है और सजा उसको मिलती है। आमतौर पर होता है भाई, गलती ने किसी की और परेशानी उसको आ गई, ये भी एक दंड ही है। खर्चा अधिक होता है और हमेशा परेशानी में रहता है। सबसे बड़ा परेशानी सूर्य का द्वादश भाव में आ गया, और बुध लग्नेश अस्त हो गया, और दसम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, और बुध राहु अधिष्ट राशि का भी स्वामी आ गया। ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण आ गया उसका, कोर्ट कचहरी का। अभी शनि का प्रभाव है, और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, द्वितीय भाव का स्वामी के नक्षत्र में है, तो द्वितीय भाव से भी उससे संबंधित आ गया। शनि का प्रभाव है, शनि की सप्तम दृष्टि है। सूर्य बुध का द्वादश भाव में होना, शनि की दृष्टि होना, और वहां पर किसी ना किसी प्रकार का कर्ज में या किसी का विटनेसिंग में परेशानी का बात आती है, और कोर्ट कचहरी की बात आ जाती है। यह ऐसा योग बताता है। और शतभिजा नक्षत्र में है, कर्ज नहीं चुकाने में भी उसको परेशानी आ सकती है। शनि शतभिजा नक्षत्र में दे रहा है, और राहु और शनि ये सब कोर्ट कचहरी से कारक है, और शनि यहां पर द्वादश भाव को भी साथ साथ देख रहा है। केतु की भी दृष्टि द्वादश भाव पर है, केतु की भी दृष्टि द्वादश भाव पर है। और दूसरी बात दर्शकों, द्वादश भाव में केतु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, सूर्य बुध ऑलरेडी यहां से हो गए, तो परेशानी हो गई। सूर्य सामने आमने सामने है, और द्वादश भाव दंड का ही भाव है। दंड किसी भी चीज का हो सकता है। दंड किसी को पेनल्टी लगा दिया जाए, किसी को शर्मिंदी कर दिया जाए, किसी को दो बात सुना दी जाए, वो भी एक किस्म से दंड है। यही नहीं है दंड जाकर के भाई कारागार में ही डाल दिया जाए। अनेक रूप होते हैं। कोई पेनल्टी लग जाते हैं, जुर्माना हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, यानी कोई काम कोई दूसरा करेगा और दंड ऐसा जातक को भोगना पड़ेगा। गलती कोई करेगा और सुननी इसको पड़ेगी। ये भी एक किस्म से परेशानी वाली बात आ जाती है। तो इसलिए जातक परेशान है। दूसरी बात, दूसरा मैं आपको योग बताता हूं, आप लिख लीजिए। द्वितीय भाव अगर खाली है आपका, ये द्वितीय भाव अगर खाली है आपका, कोई ग्रह नहीं है, और इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है, द्वितीय भाव खाली हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, आप अपनी कुंडली देख लिए, कुटुंब से हानि होगी, धन से हानि होगी, परेशानी होगी, और ऐसे जातक को कोई फल नहीं मिलेगा और वो भटकता रह जाएगा, उसका दिल टूट जाता है। द्वितीय भाव खाली हो और द्वितीय भाव पर पाप प्रभावी की दृष्टि हो, तो उसको फल नहीं मिलता और उसका दिल टूट जाता है। इतना कर्म करने के बाद दिल टूट जाता है, तो यहां जातक का दिल टूट गया। एकादश भाव में वही शुक्र है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र एकादश भाव में है, अद्भुत फल देने वाला है, परंतु उस फल को मंगल और राहु यहां से द्वादश भाव में खत्म करे। जो शुक्र यहां से कमाएगा तो द्वादश भाव में डालेगा, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि है द्वादश भाव पर,
जैसा मैंने आपको बताया, कोई फायदा नहीं होगा, उसको हवा में उड़ा देंगे, उस फल को कमाएगा भी और वो फल हवा में उड़ जाएगा और पूरी जिंदगी भर ऐसे ही जातक परेशान रहा। जब हमारे पास यहाँ आया तो हमने उसको सारी चीजें बताई और उसने महसूस किया, और जो हमने बताया उसने कहीं से नहीं सुना, जो इतनी बातें विश्वास हो गई। ना तो जातक घर का रह गया, क्योंकि चतुर्थ भाव पीड़ित है, राहु केतु यहां पर आ गया, गुरु मृत अवस्था में आ गया, घर का भी नहीं है, कुटुंब का भी नहीं है, मंगल और राहु की दृष्टि द्वितीय भाव में है, और विदेश में भी पीड़ित हो गया, ना घर का ना बाहर का, कहीं का नहीं रह गया, और सिवाय परेशानियों से उसका दिल टूट गया, परेशानियों से उसका दिल टूट गया इस तरह से। और विदेश में भी हानि की वाली बात हो गई, ना घर का ना बाहर का, ना भाई ना बहन भाई का सुख है तो मंगल नीच राशि में आ गया, ना माता का सुख है तो राहु केतु का प्रभाव आ गया, और पिता का सुख भी हट गया, और अपने जातक को खुद का भी सुख नहीं है, खुद भी तो अस्थि हो गया, वहां पर भी तो परेशानी आ गई। तो कितनी विडंबना आ गई, कितनी परेशानी आ गई, दिल टूट जाता है, हर एक का टूट जाता है। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी लगन में है, चंचल प्रवृत्ति होगी, और सोचता है आदमी बेचारे का काम नहीं चलता, मैं कई काम कर लूं, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, और फिर काम अधूरे छूट जाते हैं। बचपन में कमाने का शौक तो होता है हमेशा, तो चंद्रमा सप्तम भाव को देख रहा है, अपने व्यापार की तरफ, पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, उसके दिल में ही रहती है अब भाई मेरी पत्नी ठीक रहे और मेरा व्यापार अच्छे, क्यों चंद्रमा लगन में बैठा हुआ सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव व्यापार का है, हमेशा अपने व्यापार को देखता रहता है, और उसके व्यापार में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है। दर्शकों, ये जातक की कुंडली का रहा। चंद्रमा लगन में, मैंने बताया कर्क लगन में हस्त नक्षत्र है, पिता की अकाल मृत्यु हो गई। स्वयं जातक की स्थिति ऐसी है, और गलती कोई दूसरा रहे और भुगते गए, ये छोटे छोटे दोष हैं, लेकिन आप देखिए आम आदमी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, और ये सारे दोष चिंगारी बनकर लेकर के आ जाते हैं। और शनि की दशा चल रही है, जब शनि की दशा चल रही है, नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा है अष्टम भाव को, दिक्कत आएगी। अष्टम भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा हुआ है, कोई योगदान नहीं, और सूर्य को भी देख रहा है, बुध और लग्नेश को भी देख रहा है, तो और परेशानी क्या। प्रबल पित्त दोष है, आपने जब कराया वो कराया वो कराया, बिल्कुल ठीक है आपने जो कुछ किया, लेकिन अपना अपना मानना, मेरा ये मानना है कि जब स्वयं करना चाहिए, ताकि जो आप जब कर रहे हैं उसकी ओरा से आपको एक रक्षा सूत्र बने। ऐसे जाते ये क्यों लेके आया, जो कुंडली में क्यों दोष है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, उनके प्रायश्चित के लिए आप पितृ दोष निवारण करें, पितृ दोष निवारण करें। पितृ दोष निवारण के बाद सूर्य को हमेशा बलबूर रखें, जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है उसको राम राम बोले, उसके उपाय करें, और शनि के उपाय करें, राहु के उपाय करें, जिसकी दशा अशुभ आ रही है उसका उपाय करें, और नक्षत्र जो दोष आया है उस नक्षत्र के शांति कराना ना भूले, आपको अवश्य फायदा अवश्य होगा, ये मेरा अटूट विश्वास है। मैंने बहुतों को देखा है, फर्क पड़ता है, राह आसान हो जाती है, बदला नहीं जाता, लेकिन एक अच्छा फायदा उठाया जा सकता है, और मनुष्य योनि में हम यही तो कर सकते हैं। ये मनुष्य योनि ही हमको ये सब काम करने के लिए, भगवान विष्णु भी वचनबद्ध है, जो हम काम करेंगे उसका फल अवश्य देगा। तो आप भी करके देखिए, अवश्य आपको फायदा होगा। और ये छोटे छोटे दोष हैं जो कि किसी को दिखाई नहीं देते और बाद में चिंगारी बन करके और ब्लास्ट हो जाते हैं, इन योगों को देखना चाहिए। मेरे पास जो भी पत्रिका आती है मैं ऐसे योगों को सबसे पहले देखता हूं, तो बाकी जल्दी में इन लोगों को कोई ध्यान नहीं देता। सब ये देखते हैं अब उसको यहां से हुआ, या जो कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, वो कब मिलेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, धन आएगा नहीं आएगा, नक्षत्रों को कोई नहीं देखता। फल तो नक्षत्रों से मिलता है दोस्तों, उनका भी ध्यान रखो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी आपकी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले आ सके और आपको आपकी ज्ञान की वृद्धि हो सके। धन्यवाद।